नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप सबों ने अर्थालंकार से परिभाषित हुए हैं और उसके भेदों में उपमा अलंकार के बारे में जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं रूपक अलंकार के बारे में और अन्य सभी भेदों के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और दोस्तों, मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको इस टॉपिक पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके पूछें। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रही हो, मैं आपको फिर से दोहराकर समझाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि न्यू वीडियो बना करके आप सबों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में ही समस्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तो जब उपमे पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। कब होता है? जब उपमे पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमे में उपमान के आरोप का अर्थ है कि दोनों में अभिन्नता। क्या अर्थ है? दोनों में अभिन्नता का अभेद दिखाना। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ कि यह जीवन क्या है, तो यहाँ पे हमें आंसर भी मिल गया है कि निर्जर है। यह जीवन जो है यह निर्जर है। अब मैं इस उदाहरण के द्वारा ही आपको समझाऊंगी कि हमने जो ऊपर इसे परिभाषित किया है कि जब उपमे पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं। उपमे आपको हमने उपमा अलंकार जब बता रही थी उसमें उपमान उपमे के बारे में आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जानते होंगे उपमे क्या है, उपमान क्या है, क्योंकि हमने आपको वाचक शब्द और साधारण शब्द के बारे में भी बताया है। तो जब उपमे पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। अब हम देखते हैं कि यह जीवन क्या है। हमने एक उदाहरण लिया है, यह जीवन क्या है, तो हमें आंसर भी मिला हुआ है कि निर्जर है। तो इस उदाहरण में जीवन को निर्जर के समान ना बता करके जीवन को ही निर्जर कहा गया है। यानी कि निर्जर के समान ना बता करके जीवन को ही निर्जर कहा गया है। अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। यानी कि यह जीवन क्या है, तो निर्जर है। तो इस उदाहरण में क्या है, यह जीवन को निर्जर के समान ना बताकर बल्कि जीवन को ही क्या कहा गया है, निर्जर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। दूसरे उदाहरण में समझाती हूँ ताकि आपको सारे उदाहरणों के द्वारा आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य समझ में आ गई होगी। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। उदाहरण है, बहुत ही फेमस उदाहरण भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं देखी हूँ यह उदाहरण आए हुए हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ पे चंद्रमा उपमेय है और खिलौना क्या है, उपमान है। किसका आरोप है? उपमान का आरोप है। किस पे? चंद्रमा पे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। दूसरा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अर्थात यहाँ उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है। अतः यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमे पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा जानना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यह क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहां उपमे में उपमान की संभावना का वर्णन हो। जहां उपमे में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नोट है कि यदि पंक्ति में ज्यो, मानो, जानो, ईव, मनु, जनु, जान पड़ता है इत्यादि हो तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि बहुत इजी है, इन सारे शब्दों में से कुछ भी अगर दिखे तो आपको ये याद कर लेना है। मन, ज्यो, मानो, जानो, ईव, मनु, जनु, जान पड़ता है, तो यह सब अगर हो तो
वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे सखी शोहत गोपाल के उर गुंजत की माल, बाहर लशत मनो दिए दवा नल की ज्वाल। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मनो हमको दिख रहा है और मानो यहाँ पे मैं बताई भी हूँ। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, मानो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट कर रही है। तो आपको सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे शब्दों को याद कर लेना है और काव्य में यह देखना है कि अगर इसमें से कोई भी हमें दिख रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार के ही उदाहरण होंगे। आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। यह याद कर लीजिए, ज्यो मानो जनो इव मनु जनु जान पड़ता है, यानी कि ज्यो मानो जनो इव मनु जनु जान। आपको यह शब्द याद रखना है। यह शब्द में आपको काव्य में कहीं पर भी यह दिख जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है, जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं का क्रियाओं का आरोप हो। जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सरल शब्दों में जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाता है वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बरे बन ठन के सवर के। अब मेघ को क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि बन ठन के सवर के यानी कि सजा सवरा करके। बन ठन के मतलब उसे बहुत अच्छे से सजा सवार करके लाया गया। यहाँ मेघों को सजा सवारा गया है और बन ठन कर यानी कि उसे बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करके दिखाया गया है। तो अगर तुलना की जाए इस प्रकार से कि किसी भी मानव की तरह गतिविधि करता दिखाई दे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब जरूर समझ रहे होंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यह अतिशयोक्ति, यह लास्ट है अलंकार के अर्थालंकार के भेद के सबसे लास्ट में बता रही हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सभी कोई भी बात किसी से सुनते हैं और जब दूसरों को बताते हैं तो क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तो यहाँ भी यही ट्रिक है कि यहाँ पे जहाँ किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर यानी कि उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे बात जोड़ करके बताया जाता है कि नहीं ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। इस प्रकार से जब जिस प्रकार से आप लोग बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी अगर बढ़ा चढ़ाकर दिखे, जैसे मैं उदाहरण से बता रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं समझ में आ गई, यह बात जरूर समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया जाता होगा वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों चलते हैं इसके एक उदाहरण द्वारा समझने का कोशिश कर रही हूँ, मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कितना सुंदर है। इन पंक्ति में क्या है ना, चेतक की शक्ति का और स्फूर्ति का काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। चेतक के शक्ति का और स्फूर्ति को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बहुत सारा उदाहरण है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही उदाहरण में समझ में आ जाए। हनुमान जी की पूंछ में लग गई पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में नहीं लगा पाए थे आग, क्योंकि वो पूंछ बड़ा कर लिए थे। तो क्या हुआ, तो और क्या हो गया, लग ना पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका पूरी जल गई थी। तो यह भी बहुत और भी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था। इसके पश्चात यहाँ पे मैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा की हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ कि यहाँ पे कई जगहों पे बहुत सारे पुस्तकों में मुझे यह हमने देखा है कि अन्येक्ति, अपहनुति, व्यक्तिरेक, संदेह, विरोधाभास अलंकार होता है बहुत सारी जगहों में। लेकिन आपको यह सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ तक ही पढ़े
और आप शब्दालंकार याद करें, अर्थालंकार याद करें, अलंकार की परिभाषा को याद करें और काव्य को पढ़ करके उसे समझने का प्रयत्न करें कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अवश्य समझ लिए होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि और नेक्स्ट वीडियो आपको किन चीजों पर चाहिए यह भी आप मुझे कमेंट करके पूछे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह वीडियो सुनने के लिए और जानने के लिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सबों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।